22 नवंबर को होगा G20 का वर्चुअल शिखर सम्मेलन। सभी सदस्य देशों के अलावा अफ्रीकी यूनियन 9 अतिथि देशों के साथ साथ 11 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को किया गया आमंत्रित। राजस्थान के चुनावी समर में पीएम मोदी की धुआंधार रैली, कांग्रेस को बताया महिला और दलित विरोधी। लाल डायरी मामले पर राज्य सरकार को घेरा, कहा पिछले 5 वर्षों में अपराध का गढ़ बना राजस्थान। भाजपा ने तेलंगाना के लिए जारी किया अपना संकल्प पत्र, पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री बनाने का वादा। चुनाव प्रचार ने भी पकड़ी रफ्तार, केंद्रीय गृह मंत्री की ताबड़तोड़ रैलियां, जनता से बीआरएस को वीआरएस देने की अपील की। दूसरे दलों ने भी तेज किए प्रचार। नहीं कम हो रही है दिल्ली सरकार की मुश्किलें, अब भाजपा ने दिल्ली जल बोर्ड में 3,753 करोड़ रुपए के घोटाले का लगाया आरोप। मीनाक्षी लेखी ने कहा खपत बढ़ी पर कम हुई कमाई, उपराज्यपाल से सीबीआई जांच कराने की मांग। दिल्ली की वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार होने के बाद दिल्ली सरकार ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चौथे चरण की पाबंदियों को हटाया। कुछ सख्त प्रतिबंध हुए खत्म, संबंधित विभागों को हवा की गुणवत्ता की निगरानी का आदेश। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच महामुकाबले को लेकर देश भर में भारी उत्साह। भारत की जीत के लिए प्रार्थनाओं और दुआओं का दौर जारी। प्रधानमंत्री देखेंगे फाइनल मुकाबला, दोनों टीमों के बीच 20 साल बाद होगी खिताबी भिड़ंत। देश भर में मनाया जा रहा है आस्था और श्रद्धा का लोक पर्व छठ। दूसरे दिन खरना का प्रसाद ग्रहण करने के साथ शुरू हुआ 36 घंटे का निर्जला व्रत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज, आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वर्चुअल G20 लीडर्स समिट का आयोजन 22 नवंबर को होगा। इसमें G20 के सभी सदस्य देशों के अलावा अफ्रीकी यूनियन के अध्यक्ष और 9 अतिथि देशों के साथ साथ 11 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख भी आमंत्रित किए गए हैं। ध्यान रहे कि G20 शिखर सम्मेलन के समापन के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने इस वर्चुअल बैठक का प्रस्ताव रखा था। ये वर्चुअल शिखर सम्मेलन नई दिल्ली घोषणा पत्र के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा का अवसर प्रदान करेगा। साथ ही अहम वैश्विक मुद्दों पर मंथन के लिए बड़ा मंच होगा। भारत की G20 की अध्यक्षता 30 नवंबर को समाप्त हो रही है। और आइए अब बात करते हैं चुनावी राज्यों की। राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव की वोटिंग होनी है। प्रधानमंत्री तूफानी प्रचार में राजस्थान पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी की विजय संकल्प जनसभा को संबोधित करने भरतपुर पहुंचे। भरतपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के काले कारनामे की लाल डायरी के पन्ने खुलने लगे हैं। राजस्थान की जनता कह रही है 3 दिसंबर कांग्रेस छूमंतर। राजस्थान के चुनावी समर में प्रधानमंत्री ने चुनावी रैलियां की। उन्होंने कांग्रेस और गहलोत सरकार पर करारा वार किया। मुझे इन भ्रष्टाचारियों को ठीक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मैं सही कर रहा हूं, जो चीज आपको पसंद है वो मैं कर रहा हूं। कांग्रेस वाले मेरे पर बौखलाए हुए हैं। भरतपुर की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए जमकर घेरा। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को दलित और महिला विरोधी करार दिया। उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री खुलेआम महिला विरोधी बयान दे, वो कैसे सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है। कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए
किसी भी हद तक जा सकती हैं, चाहे इसमें आपका जीवन तक दांव पर क्यों न लगाना पड़े। साथियों, कांग्रेस ने राजस्थान की महिलाओं के विश्वास को भी चकनाचूर कर दिया है। जो मुख्यमंत्री खुद कहे कि महिलाएं रेप के फर्जी मामले दर्ज करवाती है, क्या वो महिलाओं की सुरक्षा कर सकते हैं? नागौर की चुनावी रैली से पहले प्रधानमंत्री लोक देवता वीर तेजाजी की जन्मस्थली खरनाल पहुंचे। उन्होंने वहां दर्शन पूजन किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा विकास और विरासत साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। वहीं उन्होंने राज्य की जनता से आह्वान किया कि कांग्रेस को ऐसे साफ किया जाए जैसे दीपावली के मौके पर सफाई की जाती है। ये चुनाव में हमें उन माताओं बहनों से सीखना है। हमने भी ऐसी सफाई करनी है, ऐसी सफाई करनी है, कोने में भी कांग्रेस बच न जाए। नागौर की जनसभा में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अपमानजनक टिप्पणी पर भी पलटवार किया। खड़गे ने तेलंगाना की एक जनसभा में प्रधानमंत्री और उनके पिताजी के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी। प्रधानमंत्री ने अफसोस जताते हुए कहा कि यह समझ से परे है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को क्या हो गया है। कल तो कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय मेरे पिताजी पर भी टूट पड़े। बताइए, उनका स्वर्गवास हुए 40 साल हो गए, उनको गाली दे रहे हैं। क्या हो गया है कांग्रेस को? उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष मोदी के पिताजी को गाली दे। खड़गे जी, आप तो ऐसे नहीं थे। आपका हाल ऐसा कैसा हो गया? वहीं उन्होंने गहलोत और पायलट के बीच चल रही अदावत को सेंचुरी इवेंट करार दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिखावे के लिए इन्होंने न जाने कितनी बार हाथ मिलाए हैं, लेकिन ये सभी दिखावा भर है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बनते ही गरीबों, वंचितों को हर योजना का लाभ मिलेगा और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा प्रहार जारी रहेगा। अभिषेक सिंह और विशाल बैरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री और भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने राजस्थान की गहलोत सरकार को गहलूट सरकार बताते हुए कहा कि राजस्थान की जनता भ्रष्टाचार और घोटालों से त्रस्त है और अब जनता इससे मुक्ति चाहती है। जयपुर में केंद्रीय मंत्री ठाकुर ने कहा कि 3 दिसंबर को राजस्थान में कमल खिलेगा। राजस्थान को जो बर्बादी की और धकेला है गहलोत सरकार ने, ये हर तरफ लूट लूट और गहलूट की ये सरकार से अब जनता मुक्ति चाहती है और उसका प्रमुख कारण है युवाओं को छला गया। 70 लाख युवाओं के साथ 19 पेपर लीक की घटनाएं ये देश ने कभी नहीं देखी होगी, गहलूट सरकार में देखी है। भाजपा ने तेलंगाना विधानसभा के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा नेता अमित शाह हैदराबाद में इसे जारी किया। इस मौके पर तेलंगाना भाजपा अध्यक्ष जी किशन रेड्डी सहित तमाम नेता यहां पर मौजूद रहे। अमित शाह ने कहा कि तेलंगाना का घोषणा पत्र एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। संकल्प पत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार के सभी मामलों की जांच सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में कराने, भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाने, पिछड़े वर्गों को सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए अगला मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग से बनाने, किसानों को मुफ्त बीमा, कन्या के जन्म पर 2 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट, डिग्री या प्रोफेशनल कोर्स करने वालों को मुफ्त लैपटॉप, महिला स्वयं सहायता समूहों को केवल 1% ब्याज दर पर ऋण, हर साल 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाने, रजाकारों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ने वाले के सम्मान में 27 अगस्त को रजाकार विभीषिका स्मृति दिवस मनाने और राज्य में जारी धार्मिक आरक्षण को समाप्त करने जैसे मुद्दों को संकल्प पत्र में शामिल किया गया है। पिछड़ा वर्ग का भी भरपूर शोषण करने का काम केसीआर की पार्टी ने किया है, बीआरएस ने किया है और भारतीय जनता पार्टी ने
तीनों पार्टियों में सबसे ज्यादा 39 बैकवर्ड क्लास को टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है और मोदी जी ने वादा किया है कि आप भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दीजिए। तेलंगाना का अगला मुख्यमंत्री बैकवर्ड क्लास से होगा, ये भारतीय जनता पार्टी का सार्वजनिक वादा है। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा ने तय किया है कि तेलंगाना में गैर संवैधानिक आरक्षण को समाप्त करके ओबीसी और SC/ST का आरक्षण बढ़ाएंगे। अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति, केसीआर साहब का चुनाव चिन्ह कार है, मगर कार का स्टीयरिंग उनके हाथ में नहीं है, मजलिस के हाथ में है। कोई भी फैसला करना हो, मजलिस क्या कहेगी वो सोचकर फैसला कहते हैं। पूरे देश भर में एकमात्र राज्य तेलंगाना ऐसा है जहां मुस्लिमों को रिलीजियस रिजर्वेशन देने का काम हुआ है। एक गैर संवैधानिक भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि गैर संवैधानिक रिजर्वेशन को समाप्त कर ओबीसी को रिजर्वेशन हम बढ़ाएंगे, SC/ST का भी न्यायिक रिजर्वेशन बढ़ाएंगे। और दिल्ली सरकार के कई मंत्री आबकारी नीति में कथित घोटाले के आरोप में जेल में बंद हैं। ऐसे में एक नए घोटाले के आरोप में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली भाजपा ने अरविंद केजरीवाल सरकार पर एक नए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने केजरीवाल सरकार पर दिल्ली जल बोर्ड में घोटाले के आरोप लगाए हैं। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिरी दिल्ली सरकार पर भाजपा ने एक और बड़े घोटाले का आरोप लगाकर उसकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भाजपा ने दिल्ली जल बोर्ड में 3,753 करोड़ के घोटाले का दावा किया है। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने दावा किया कि बैंक और दिल्ली जल बोर्ड की वित्तीय जानकारी में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की बात सामने आई है। उन्होंने कहा कि कुल 3,753 करोड़ का हिसाब किताब नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ी है, मीटर बढ़े हैं, खपत बढ़ी है, फिर भी कमाई क्यों घटी है, FDR भी गायब है, आखिर पैसा कहां गया। आप सब जानते हैं कि इतने लंबे समय से जब जल बोर्ड को देखभाल की जा रही थी, देखा जा रहा था, उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ गई, मीटर्स बढ़ गए और खपत बढ़ गई, लेकिन जो कमाई है वो कम हो गई और जो पहले उनके FDR वगैरह रखे थे वो भी गायब हो गए। तो पैसा गया कहां? मीनाक्षी लेखी ने कहा कि जब शीला दीक्षित की सरकार थी तब केजरीवाल टैंकर माफिया का आरोप लगाकर सत्ता में आए थे, लेकिन टैंकर माफिया कम होने के बजाय पहले के मुकाबले अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। शीला दीक्षित जी की जब सरकार थी तो ये टैंकर माफिया बताकर ही सरकार में आए थे। वो टैंकर माफिया आज भी काम कर रहा है, क्योंकि हर गली में जहां पर इन्होंने पानी की पाइप नहीं बिछाई है वहां पर टैंकर 10,000 रुपया लेता है गली से। तो टैंकर माफिया की जो शक्ति है वो कम नहीं होकर बढ़ी है। वहीं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड के घोटाले में भाजपा उपराज्यपाल से CBI जांच की मांग करेगी। आप इस घोटाले की जांच CBI को रेफर करें, ED को रेफर करें, और अगर आप में गैरत है, क्योंकि जिस अकाउंट्स की गड़बड़ी हम बता रहे हैं, आप अपने अधिकारियों पर, अपने मंत्री पर कार्रवाई करें। कंज्यूमर की मात्रा बढ़ी है, लेकिन आप घाटा दिखा रहे हैं 70,000 करोड़ से ज्यादा का। केजरीवाल सरकार पहले ही भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रही है। आबकारी नीति घोटाले मामले में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप सांसद संजय सिंह जेल में हैं, जबकि एक और मंत्री सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार के मामले में जमानत पर चल रहे हैं। आबकारी नीति घोटाले मामले में ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पिछले दिनों पूछताछ के लिए बुलाया था। अब नए घोटाले के आरोप से दिल्ली सरकार की मुश्किल और बढ़ सकती है। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वहीं दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार होने और अति गंभीर श्रेणी से बाहर आने के साथ ही ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रैप के चौथे चरण के प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। अब ग्रैप 4 के तहत सभी प्रतिबंध हटा लिए गए हैं, जिससे कई गतिविधियां फिर से शुरू हो सकेंगी, जिसमें निर्माण से लेकर डीजल वाहनों का प्रतिबंध भी शामिल है। दिल्ली में ग्रैप 4 भले ही हट गया हो, लेकिन ग्रैप के चरण 1 से लेकर चरण 3 के तहत नियम बने रहेंगे। साथ ही पूरी दिल्ली में
संबंधित विभागों को यह सुनिश्चित करने को भी कहा गया है कि AQI का स्तर पुनः गंभीर श्रेणी में न आए। बच्चों के भीतर अपार संभावनाएं होती हैं, बस जरूरत होती है उन्हें सही राह दिखाने की। अल्पना समूह अपने 18वें स्थापना समारोह संभव 2023 में विशेष रूप से सक्षम बच्चों की अभिव्यक्ति के रंगों से सजा था। बच्चों ने इस कार्यक्रम में नृत्य, गायन, चित्रकला समेत कई गतिविधियों में हिस्सा लिया और अपने अभिव्यक्ति के रंग बिखेरे। देखिए। बच्चे देश का भविष्य होते हैं। मुस्कुराते, खिलखिलाते और जीवन की खुशियों का आनंद लेते ये बच्चे भले ही कई चुनौतियों से जूझ रहे हों, लेकिन जब वे कला का दामन थाम लेते हैं तो उनकी अभिव्यक्ति के सुंदर रंग सामने आ जाते हैं। अल्पना समूह ऐसे ही बच्चों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने और उनकी अभिव्यक्ति में रंग भरने के लिए लंबे समय से काम कर रहा है। इस समूह ने इन बच्चों के साथ अपना 18वां स्थापना दिवस संभव 2023 बेहद खास अंदाज में मनाया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए सूचना प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र ने भी अल्पना समूह के इस प्रयास की जमकर सराहना की और बच्चों को विश्व बंधुत्व का दूत बताया। उन्होंने इस अवसर पर बच्चों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों से सजाई गई एक कला प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। Our Honorable Prime Minister has been saying that we should give all due respects to the Divyangjan, to empower them, to make them fully up to their potential, to make them realize their potential. And that is what we saw today, that in terms of music and the exhibition outside, in terms of painting, in terms of handicrafts, the potential of the Divyangjan is getting realized through the efforts of Alpana Foundation. भारत के विभिन्न राज्यों और कई अन्य देशों से आए बच्चों ने इस 2 दिवसीय समारोह में अपनी प्रतिभा के रंग बिखेरे। उन्होंने इस कार्यक्रम में नृत्य, गायन और चित्रकला समेत कई गतिविधियों में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर जहां वे बेहद खुश नजर आए, तो वहीं अल्पना समूह की संस्थापक, नृत्य गुरु और समाज सेवी अल्पना नायक ने माना कि अगर बच्चों की प्रतिभा को सही दिशा मिले तो वे न केवल अपने लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं, बल्कि समाज में भी कई संभावनाएं जगा सकते हैं। ये संभव हमने जब शुरू किया था 2006 में ना, ये बिल्कुल मतलब अपने लेवल पे करा था। 7 में इसको नेशनल लेवल बना दिया, 8 में इंटरनेशनल कर दिया, 5 कंट्रीज 7 कंट्रीज आ गए। लेकिन फिर उसके बाद ये जैसे कहते हैं ना, कारवां बढ़ता गया, चलता गया। बच्चे जीवन की बगिया के वे फूल हैं जो अपनी मुस्कानों से हमारे जीवन में भी रंग भरते हैं। इन विशेष रूप से सक्षम बच्चों ने साबित किया कि कोई भी चुनौती बच्चों को अपनी प्रतिभा के रंग बिखेरने से रोक नहीं सकती। पेंटिंग करता हूँ, फूल करता हूँ। अच्छा, फूल बनाया हुआ था। हाँ। ये बताओ आप कौन से स्कूल में हो? हम स्कूल। वेरी गुड। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके और बच्चों के साथ आके? बहुत अच्छा है। ड्राइंग में। अच्छा, ड्राइंग क्या ड्राइंग बनाया था आपने? जो चित्र में अच्छा लगता है। अच्छा लगता है जो बहुत दिन में होता है ना, जो बहुत अच्छा लगता है, जो ड्राइंग, डांस में अच्छा लग रहा है। और किसमें परफॉर्म करने वाले हो? ड्रम बम बोले, जय हो। ड्राइंग सीखती हूँ और डांस सीखती हूँ। सबसे अच्छा क्या लगता है? सबसे अच्छा नाचो अच्छा लगता है। अगर उन्हें अल्पना जैसी मददगार साथी, एक गुरु और मार्गदर्शक मिल जाए तो उनके जीवन की राह और भी सुंदर और सार्थक हो जाती है। इस 2 दिवसीय समारोह संभव 2023 में इन विशेष रूप से सक्षम बच्चों ने अपनी प्रतिभा, हुनर और साहस की रंगोली सजाकर न केवल कला और संस्कृति की नदिया को आगे बढ़ाया, बल्कि एक बार फिर से ये साबित किया कि कला और संस्कृति की दुनिया सारी दुनिया को आपस में जोड़ने में मदद कर सकती है। दिल्ली से डीडी न्यूज़ के लिए रजनी सेन की रिपोर्ट। और वहीं दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के द्वार रविवार से आम जनता के लिए खुलने जा रहा है। मेले में वैसे तो हर तरफ एक से बढ़कर एक उत्पाद देखे जा सकते हैं, लेकिन खाद्य से उत्पादों को किन हॉल में लगाया गया है और क्या क्या खास है,
यहाँ इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में एक से बढ़कर एक खाने के उत्पाद देखे जा सकते हैं। हॉल नंबर 8 से लेकर 11 तक ये तमाम प्रोडक्ट मौजूद हैं। क्या क्या खास है इस बार, कुछ उत्पादों के बारे में बात करते हैं। गुलशन गुप्ता हमारे साथ हैं। सर, क्या क्या लेकर आए हैं इस बार मेले में? तो इस बार हम अपना जो बटर है हमारा, तो आपने प्लेन बटर तो बहुत देखा होगा जो सॉल्टेड बटर होता है। आज हम इसमें लाए हैं गार्लिक और अपना ये स्पाइसी बटर, चिली बटर जो है। तो इसमें हमने कुछ नया ट्राई करा है बटर सेगमेंट में। जो है मार्केट में नॉर्मल बटर तो है ही, बट इसको थोड़ा इनोवेट करने के लिए और थोड़ा कुछ नया लाने के लिए हमने इसमें थोड़ा कुछ प्ले अराउंड करा है इसके, और कस्टमर से अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है। कितना डिस्काउंट दे रहे हैं आप यहाँ पर लोगों को? लोग कितने उत्साहित हैं प्रोडक्ट देख के? तो जैसे हमारा घी है, तो देसी घी है, उस पर 25% ऑफ है हमारा, और अपना बटर पे 10% ऑफ है। और जो कस्टमर से जो जैसे आपको पता है दिल्ली वाले हम तो खाने पीने का शौकीन होते हैं, तो उनको ये बटर का टेस्ट टोफू है। टोफू में हमने वेजिटेबल टोफू लाया है। खाने पीने के शौकीनों के लिए 8 नंबर हॉल बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि यहाँ पर एक से बढ़कर एक खाने पीने के उत्पाद देखे जा सकते हैं। यहाँ सोया से बने उत्पाद भी काफ़ी लजीज तरीके से पेश किए जा रहे हैं। बात करते हैं, अमित बजाज यहाँ पर लेकर आए हैं सोया के प्रोडक्ट। सर, किस तरह के उत्पाद लेकर आए हैं यहाँ? देखिए, वेजले जैसे आप जानते ही हैं एक सर्टेन रेंज बनाती है जो नॉन वेज का सब्स्टिट्यूट है, नॉन वेज का जायका देती है। ये पौधों की ताकत है जो हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। कुदरत ने पौधों में इतनी ताकत दी है कि नॉन वेज जैसा टेस्ट दे सकती है, तो हम क्यों एनिमल को डिस्टर्ब करें। तो ये जितने भी प्रोडक्ट हैं सारे सोया बेस है, प्रोटीन बेस हैं। इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी बेटर है। जो मार्केट में आप देख रहे हैं जंक फूड बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, हम अपने बच्चों को हेल्दी फूड दे सकते हैं, प्रोटीन बेस्ड फूड दे सकते हैं, जायकेदार फूड दे सकते हैं हम। अगर आप भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का दीदार करने आ रहे हैं तो हॉल नंबर 8 देखना ना भूलें, क्योंकि यहाँ आपको एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजन खाने को मिल जाएंगे। और ख़ास तौर पर सोया के प्रोडक्ट तो हर किसी को यहाँ पर लुभा रहे हैं। कैमरामैन आनंद कुमार के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और आइए बात करते हैं छठ पूजा को लेकर। छठ पूजा न केवल बिहार में बल्कि देश के कई राज्यों में भी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। छठ महापर्व का दूसरा दिन खरना है आज। छठ के पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। फिर उसके अगले दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ महापर्व का समापन होता है। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। शनिवार को छठ पर्व के दूसरे दिन खरना का अनुष्ठान किया गया। खरना के दिन छठ पूजा का प्रसाद बनाने के बाद शाम को श्रद्धालुओं ने भगवान भास्कर को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण किया और इसके बाद छठ व्रतियों का 36 घंटे का निर्जला व्रत आरंभ हो गया। बिहार में छठ को लेकर राजधानी पटना समेत प्रदेश भर में भक्तिमय माहौल हो गया है। छठ गीतों से पूरा वातावरण गुंजायमान है। आज का दिन ये पर्व बहुत महत्व पर्व है। हम लोग बहुत नेम धर्म से इसे मानते हैं और बहुत नेम धर्म से करते भी हैं और बहुत निष्ठा से माना जाता है इस पर्व को। इस बीच दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने छठ घाट का दौरा कर तैयारियों का निरीक्षण किया। हालांकि दिल्ली में यमुना में बढ़े हुए प्रदूषण से श्रद्धालुओं के लिए कई मुसीबतें सामने आई हैं। भाजपा ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि यमुना में डुबकी लगाने से श्रद्धालुओं को त्वचा संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। पूरी की पूरी कैबिनेट आपके समेत यमुना के अंदर डुबकी लगा के दिखा दे, मान जाऊंगा मैं। ये रिपोर्ट है डॉक्टर्स की कि आपने वहां डुबकी लगाई तो स्किन की प्रॉब्लम हो जाएगी, यहां तक कि स्किन कैंसर होने का भी डर है। ये है असलियत आज यमुना की। और आप पूर्वांचल के भाइयों के साथ छल कर रहे हैं। आप कह रहे हो कि यमुना में आपको हम डुबकी लगाएंगे। छठ पूजा में रविवार शाम को अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य अर्पित किया जाएगा। सोमवार को उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ ही इस महापर्व का समापन हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और राजधानी दिल्ली में प्रदूषित यमुना के पास छठ मनाया जा रहा है। एक ओर सरकार के पोस्टर के आगे सजे हुए घाट हैं, तो दूसरी ओर पोस्टर के पीछे गंदा काला पानी और कूड़ा कचरा है। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ यमुना पश्चिमी घाट में, जहाँ पर छठ पूजा की तैयारियां चल रही हैं। और देखिए मेरे पीछे जो है
तंबू वगैरह लगाए गए हैं, छठ के घाट को सजाया गया है। लेकिन यहीं इधर मैं दिखाऊं, देखिए हरे पर्दे के ऊपर जो है केजरीवाल का पोस्टर लगा है कि उन्होंने छठ की तैयारियां लोगों के लिए इस बार जो है श्रद्धालुओं के लिए करवाई हैं। लेकिन इसी हरे पर्दे के पीछे की हकीकत मैं आपको दिखाऊं तो देखिए जो इस सरकार की पोस्टर है, इसके पीछे यमुना नदी जो है वो गंदगी में कराह रही है। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरह से जो लोग हैं यहाँ पर अभी भी कचरा फेंक रहे हैं। यमुना नदी का काला पानी आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरह से किनारे में पूरा कचरा यहाँ पर जमा हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखिए बात यह है कि किस तरह से पीछे जो है पूरा कचरा है, पानी काला है, गंदगी पड़ी है, जो कचड़े हैं वो पानी में तैर रहे हैं। और इधर मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से सरकार ने अपने पोस्टर लगाए हुए हैं और ठीक इसी गंदगी के पीछे आगे हम आपको दिखाएं, यहाँ देखिए कि किस तरह से श्रद्धालुओं के लिए जो है घाट बनाया गया है। तो यहाँ पर सवाल यह उठता है कि आखिर क्या ये लोगों को गुमराह करने के लिए है कि एक तरफ श्रद्धालुओं के लिए घाट सजाया गया है, अपना पोस्टर लगाया गया और ठीक इसी पर्दे के पीछे जो है यमुना नदी गंदी पड़ी है। दिल्ली सरकार ये कहती है कि यमुना जी गंदी हो गई छठ पूजा के लिए। छठ पूजा से गंदगी नहीं होती है। आप खुद देखिए कि कितनी गंदगी है, एक आदमी कोई सफाई करने नहीं आया सरकार की तरफ से। हम ये पूछना चाहते हैं कि जो गंदगी है वो साफ क्यों नहीं हो रहा है यमुना जी का। छठ में कोई गंदगी नहीं होती है, सफाई होती है। कैमरा पर्सन नवीन के साथ मैं पूर्वा, डीडी न्यूज दिल्ली। और आईसीसी विश्व कप का फाइनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। दोनों टीमें रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भिड़ेंगी। भारत विश्व कप के फाइनल में चौथी बार मैदान पर उतरेगा, तो वहीं ऑस्ट्रेलियाई टीम 8वीं बार विश्व कप का फाइनल मैच खेलेगी। दोनों टीमें 20 साल बाद विश्व कप के फाइनल में आमने सामने होंगी। आईसीसी विश्व कप के फाइनल के लिए अहमदाबाद पूरी तरह से तैयार है। वहीं फाइनल में भारत की जीत को लेकर देश भर में प्रशंसक तरह तरह के आयोजन कर रहा है। पूरा देश क्रिकेट के महामुकाबले का इंतजार कर रहा है और अपने अपने तरीके से भारत की जीत के लिए दुआएं कर रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। चुनावी